हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फैंकिंग को देखते हैं जो कि कैरेज में बैठकर अपने महल से बाहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। फैंकिंग उन्हें अपना चेहरा दिखाकर उनसे कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। गार्ड्स मान जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और फैंकिंग अपने पैलेस से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम यहाँ पर जीजू को देखते हैं जो कि शीलू के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इन दोनों के पास वही रैबिट होता है जो कि सिंह ने अपने हाथों से बनाया था। इस रैबिट को देखकर जीजू यहाँ शीलू से कहता है कि ये रैबिट भी तुम्हारी माँ की तरह ही दिखता है, एकदम गुस्से वाला। ये बात सुनकर शीलू जीजू से कहती है कि वो उसकी माँ के बारे में बुरा ना कहे। जीजू यहाँ शीलू से माफी मांगता है, उसे कहता है कि क्यों ना हम बाहर जाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर से लैटन खरीदूंगा। शीलू उसके लिए मान जाती है और शीलू और जीजू यहाँ से जाने वाले होते हैं, मगर रास्ते में इन्हें सिंह रोक लेती है। उसे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ पर जा रहे हो। शीलू यहाँ सिंह यानी अपनी माँ से कहती है कि अंकल यानी जीजू उसके लिए लैटन खरीदने के लिए बाहर लेकर जा रहा है। शीलू यहाँ सिंह को भी उनके साथ आने के लिए कहती है, मगर सिंह इसके लिए मना कर देती है। जीजू भी यहाँ सिंह से कहता है, लेकिन फिर भी सिंह नहीं मानती, तो जीजू जबरदस्ती सिंह का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। और यहाँ लैटिन फेस्टिवल में हम यहाँ मार्केट में हिलियन जी और फेंग युआन को देखते हैं जो कि साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। फेंग युआन यहाँ इसी फेस्टिवल में जीजू और सिंह को भी देखती है जिसके साथ शीलू भी थी। फेंग युआन और हिलियन जी यहाँ पर जीजू और सिंह के पास जाते हैं। फेंग युआन यहाँ जीजू और सिंह से पूछती है कि तुम दोनों साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जीजू से बताता है कि वो पहली बार यहाँ पर यांगजो में आया है और इसी टाइम पर यहाँ पर एक शानदार सा फेस्टिवल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर देखूँ इस फेस्टिवल को, लेकिन मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ यहाँ पर सिंह को भी लेकर आया हूँ। फेंग युआन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। शीलू यहाँ पर सो रही थी जीजू के कांधे पर। ये चारों यहाँ पर बात कर रहे होते, लेकिन इन चारों को नहीं पता कि इन चारों पर कोई नजर रखा हुआ था, या और कोई नहीं बल्कि फेंगिन है। फेंगिन इन चारों पर नजर रखा हुआ था। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर फैंकिंग को देखते हैं जो कि आम आदमी के कपड़े पहनकर इसी फेस्टिवल में आया हुआ था। फेंग युआन की नजर फैंकिंग पर पड़ जाती है। फैंकिंग ने फेंग युआन को नहीं देखा था। फेंग युआन या फैंकिंग की तरफ जाने जाती है, मगर हिलियन जी उसे रोकता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही है, तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसने यहाँ पर फैंकिंग को देखा है। हिलियन जी भी यहाँ पर फैंकिंग को देख लेता है और हैरान हो जाता है कि फैंकिंग ने क्यों अपने राजा वाले कपड़े नहीं पहने बल्कि मामूली से कपड़े पहन रखे हैं। हिलियन जी यहाँ पर नोटिस करता है कि कुछ लोग फैंकिंग का पीछा कर रहे हैं। फैंगिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। हिलियन जी यहाँ समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है, इसलिए वो जीजू और सिंह से कहता है कि वो दोनों शीलू को लेकर वापस से क्लिनिक चले जाएं। जीजू मान जाता है और जीजू और सिंह वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर हिलियन जी और फेंग युआन का ध्यान बढ़ जाता है और फैंकिंग उनके नजरों से कहीं गायब हो जाता है। फेंग युआन और हिलियन जी फैंकिंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर फैंगिन अपने सर्वेंट से कहता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ध्यान रखना कि कोई भी बचकर जा नहीं पाए। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर फैंकिंग को देखते हैं जो कि हड़बड़ी में अपनी जान बचाते हुए कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन सामने से वही आदमी आता है जो कि फैंकिंग का पीछा कर रहा था और वो फैंकिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका सर्वेंट यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो भी मारे जाता है। और दूसरा वाला आदमी यहाँ पर फिर से फैंकिंग पर हमला करने जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर हिलियन जी आकर फैंकिंग की जान बचा लेता है। फैंकिंग यहाँ हिलियन जी और फेंग युआन से कहता है कि वो वापस आ चुका है, यानी कि उसका बाप वापस आ चुका है। फेंग युआन ये बात सुनकर घबरा जाती है और फैंकिंग से कहती है कि हम इसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप हमारे साथ चलिए। ये कहकर और फैंकिंग को अपने साथ ले जाने वाली होती है, लेकिन सामने से फैंगिन आता है। फैंगिन यहाँ अपने बेटे यानी कि फैंकिंग को टोंट मारते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर मेरे खिलाफ काम करोगे। यहाँ पर फेंग युआन फैंगिन को समझाने की कोशिश करती है कि वो फैंकिंग को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि फैंकिंग उसका ही बेटा है, मगर फैंगिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस यहाँ का राजा बनना चाहता है। यहाँ पर हिलियन जी आगे आता है और फैंगिन को चैलेंज करता है उसके साथ फाइट करने के लिए। यहाँ पर फैंगिन रिवील करता है कि उसके पास भी लियांगली ट्री का हार्ट है। ये देखकर फेंग युआन हैरान हो जाती है कि फैंगिन ने इस लियांगली ट्री को कैसे एक्टिवेट किया। हिलियन जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंगिन के पास लियांगली ट्री का हार्ट है और वो फैंगिन को चैलेंज करता है उसके साथ फाइट करने के लिए। फैंगिन मान जाता है और हम इन दोनों के बीच में एक भयानक सी फाइट देख पाते हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट पर हिलियन जी यहाँ ओवर पावर कर रहा होता है फैंगिन को। हिलियन जी अपनी तलवार से फैंगिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो फैंगिन पर हमला करता है वैसे ही जख्म यहाँ पर फेंग युआन के हाथ पर भी हो जाता है और उतना ही दर्द होता है जितना कि फैंगिन को हो रहा है। ये बात देखकर हिलियन जी हैरान हो जाता है कि किस तरह वो फैंगिन पर हमला कर रहा है, लेकिन उसका दर्द यहाँ पर फेंग युआन को भी हो रहा है। हिलियन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही फेंग युआन को कुछ समझ आ रहा था। फेंग युआन की तबीयत खराब होने लगती है उसकी बॉडी पर चोट लगने की वजह से। एक मूवमेंट आता है जहाँ पर हिलियन जी यहाँ फैंगिन पर ओवर पावर कर उसे यहाँ पर मारने वाला होता है, लेकिन मारता नहीं है और उसे पूछता है कि तुमने फेंग युआन के साथ क्या किया है। जब भी मैं तुम्हें मारता हूँ तो इसका
इसका असर फेंग युआन पर क्यों हो रहा है। जितना शौक हिलियनजी और फेंग युआन थे उतना ही शौक फेंगिन भी था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी चोट का दर्द यहाँ पर फेंग युआन को भी हो रहा है। फिर उसे याद आता है कि जिस दिन लियांली टी का हार्ट एक्टिवेट हुआ था उस दिन लियांली टी के हार्ट के ऊपर सिर्फ फेंगिन का खून नहीं बल्कि फेंग युआन का खून भी गिरा था, जिसकी वजह से वो दोनों भी कनेक्ट हो चुके थे एक दूसरे से। अब जब किसी एक को एक जगह पर चोट लगेगी तो दूसरे को भी उसी जगह पर चोट लगेगी। ये बात जानकर फेंगिन यहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि हिलियनजी उसे चाहकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो उसे मारेगा तो फेंग युआन भी मर जाएगी। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे बल्कि फेंगिन को हराने के बारे में सोचे, लेकिन हिलियनजी यहाँ पर फेंग युआन की बात नहीं मान रहा था। इसी वक्त यहाँ पर जीजू भी आता है और हिलियनजी की मदद करने के लिए अपनी तलवार निकाल कर फेंगिन पर हमला करने जाता है, लेकिन हिलियनजी उसे रोकता है। उसे कहता है कि अगर तुम इस पर हमला करोगे तो फेंग युआन भी मर जाएगी। जीजू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फेंगिन इसी मौके का फायदा उठाता है और पीछे से हिलियनजी के ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से हिलियनजी भी जख्मी हो जाता है। फेंग युआन यह देखकर चिल्लाने लगती है। जीजू यहाँ फेंग युआन के पास आता है, उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर खतरा बहुत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिलियनजी और फेंगिन दोबारा से फाइट करने लगते हैं, मगर हिलियनजी इस बार फेंगिन पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो फेंग युआन को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था। फेंग युआन यहाँ जीजू की बात मानते हुए उसके साथ चले लगती है, लेकिन एक मूवमेंट पर फेंगिन को धक्का देकर जीजू की तलवार लेकर फेंगिन की तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो हिलियनजी को बचा पाए और फेंगिन के ऊपर हमला भी कर देती है। इसकी वजह से ना सिर्फ फेंगिन घायल होता है बल्कि फेंग युआन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। हिलियनजी भागता हुआ फेंग युआन को पकड़ लेता है और वो ना चाहते हुए भी फाइट वहीं पर रोककर फेंग युआन को वहाँ से ले जाता है। इन सबके जाने के बाद यहाँ पर फेंगिन हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब तो हिलियनजी मुझे मार भी नहीं सकता, अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। ये कहकर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन को उठाकर सींग के पास लेकर आता है और सींग यहाँ फेंग युआन का इलाज करने लगती है। इलाज के बीच फेंग युआन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इस दर्द में भी हिलियनजी उसके पास ही था। सींग यहाँ फेंग युआन को ठीक करती है और बाहर आती है जहाँ पर जीजू और फेंगिंग ठहरे हुए थे। जीजू यहाँ सींग से पूछता है कि फेंग युआन कैसी है, तो सींग उसे बताती है कि फेंग युआन ठीक है और जल्दी ठीक हो जाएगी। सींग यहाँ फेंगिंग को उसका कमरा दिखाने के लिए उसे वहाँ से ले जाती है। जीजू यहाँ पर स्नोफॉल देखते हुए यहाँ पर बैठा हुआ था। सींग यहाँ पर आती है और उसे कहती है कि फेंग युआन आप ठीक है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीजू फिर भी वहीं पर बैठा हुआ था। सींग वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन फिर रुक जाती है और जीजू के पास बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फेंग युआन के साथ आखिर क्या हुआ था पहले। जीजू यहाँ सींग को सब कुछ बता देता है फेंग युआन और हिलियनजी के पास्ट के बारे में, जो कि वो पहले नहीं जानती थी। ये सुनकर सींग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे फेंग युआन के लिए बुरा भी लगता है। जीजू यहाँ सींग की तरफ देखता है, उसे कहता है कि हम भले ही झूठ कहे लेकिन हमारी आंखें कभी झूठ नहीं कहती, और उसे पूछता है कि क्या तुम हिलियनजी को पसंद करती हो। ये सवाल सुनकर सींग थोड़ी चौंक जाती है लेकिन कन्फेस करती है कि वो हिलियनजी को पसंद करती है। यहाँ से हमें सींग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शीलू पहली बार सींग के पास आई थी। सींग यहाँ शीलू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, वो भी अपनी बेटी ना होने के बावजूद। सींग को फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। बिना शादी के बच्चे को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन सींग ने फिर भी हार नहीं मानी और शीलू का खूब तरीके से ख्याल रखा। एक रात इसी तरह वो अपने काम से वापस अपने रूम में जा रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर हिलियनजी आ जाता है। सींग यहाँ हिलियनजी को पहले से नहीं जानती थी, इसलिए वो हिलियनजी को पहचान नहीं पाई। हिलियनजी यहाँ सींग से फेंग युआन के बारे में पूछने के लिए आया हुआ था। सींग यहाँ हिलियनजी को बताती है कि उसे पता नहीं कि फेंग युआन कहाँ पर है। हिलियनजी इसी बीच यहाँ पर सींग के हाथ में एक बच्चे को देखता है, उसे पूछता है कि ये बच्चा किसका है। सींग यहाँ हिलियनजी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं हिलियनजी को पता चल चुका था कि ये बच्चा उसी का है, इसीलिए वो शीलू के लिए हर रात कोई ना कोई तोहफा रखकर चला जाता था सींग के कमरे के बाहर। सींग को समझ नहीं आता कि ये तोहफा कौन रख रहा है, लेकिन फिर एक रात वो देखती है कि ये तोहफा रखने वाला और कोई नहीं बल्कि हिलियनजी है। ये देखकर वो हिलियनजी के पास आती है और उसे पूछती कि क्या तुम शीलू के फादर हो। हिलियनजी यहाँ सींग से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन हिलियनजी की चुप्पी सींग को बता देती है कि हिलियनजी ही शीलू का फादर है। सींग यहाँ हिलियनजी को अंदर बुलाती है शीलू से मिलने के लिए। इस वक्त सींग ने शीलू का नाम नहीं रखा था। हिलियनजी यहाँ शीलू के लिए एक ब्रेसलेट भी लाता है जो कि वो उसे पहनाता है। सींग यहाँ हिलियनजी से कहती है कि तुम उसके फादर होना, क्यों ना तुम उसका नाम रखो। तो हिलियनजी यहाँ शीलू नाम रखता है। इसी के साथ यहाँ सींग का फ्लैशबैक खत्म होता है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिलियनजी और फेंग युआन को साथ में देखते हैं। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन की देखभाल कर रहा था और फेंग युआन को बताता भी है कि उसने फेंग युआन को पहली बार लिंशुआन सिटी में नहीं देखा था शादी के बाद, बल्कि उसने फेंग युआन को पहली बार यांगजाओ सिटी में देखा था जब वो यांगजाओ सिटी आया था यांगजाओ के प्रिंसेस से मिलने के लिए। उसे नहीं पता था कि इस मेडिकल
क्लिनिक में उसे फेंग युआन मिलेगी, लेकिन जब उसने फेंग युआन को देखा और देखा कि फेंग युआन कितनी अच्छी है, उसी टाइम से उसे फेंग युआन से प्यार हो गया। फेंग युआन ये बात जानकर हैरान हो जाती है कि हिलियन जी उसे पहले से जानता था। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को दिलासा देते हुए उसे कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं, तुम और शिलू दोनों लिंचुआन सिटी जाकर रहेंगे लियांली ट्री के ठीक होने के बाद में। फेंग युआन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को किस करता है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीइंग और जीजू को देखते हैं जो कि साथ में अभी भी बैठकर बात कर रहे होते हैं। सीइंग या जीजू से कहती है कि मुझे पता था कि हिलियन जी फेंग युआन का हस्बैंड है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कब मैं उससे प्यार कर बैठी और मैं हमेशा उसका इंतजार करती थी। यहाँ से हमें फिर से सीइंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हिलियन जी रोज शिलू से मिलने के लिए सीइंग के पास आया करता था। सीइंग यहाँ हिलियन जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन हिलियन जी यहाँ पर शिलू के लिए आया करता था। हिलियन जी यहाँ सीइंग को शिलू की देखभाल करने के लिए पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन सीइंग इसको लेने से मना कर देती है और उसे कहती है कि फेंग युआन ने उसे एक जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदारी अपने दिल से निभाएगी। अगर वो उससे पैसे लेगी तो उसे ऐसा फील होगा कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रही है। हिलियन जी यहाँ सीइंग को इंसिस्ट करता है, तो सीइंग उसे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेडिकल हर्ब्स ला कर दे दो। ये बात सुनकर हिलियन जी यहाँ अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकाल कर सीइंग को देता है। सीइंग इस बॉक्स को खोलती है, उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा मेडिकल हर्ब्स है और हिलियन जी से पूछती है कि ये क्या है, तो हिलियन जी से बताता है कि ये लियांली ट्री की स्पिरिट है, इसको लेने से उस शख्स की हर बीमारी दूर हो जाती है। दरअसल हिलियन जी ये मेडिसिन शिलू के लिए लाया था जब उसे पता चला कि शिलू बीमार थी, लेकिन अब जब शिलू ठीक हो रही है तो हिलियन जी ये बॉक्स सीइंग को ही देता है और उसे कहता है कि तुम इसका ठीक से इस्तेमाल करना, जरूरत आने पर। सीइंग इसके लिए हाँ करती है। हिलियन जी यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन सीइंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि दोबारा तुम कब आओगे। हिलियन जी से बताता है कि उसे पता नहीं है कि वो दोबारा यहाँ शिलू से मिलने के लिए कब आएगा। यहाँ पर हम सीइंग के आंखों में साफ देख पाते हैं कि किस तरह वो हिलियन जी को पसंद करती है और चाहती है कि हिलियन जी यहाँ दोबारा आए, लेकिन वो ये डायरेक्टली हिलियन जी से नहीं कह सकती, तो हिलियन जी से बस इतना कहती है कि शिलू उसका हमेशा इंतजार करती है और शिलू चाहती है कि वो हिलियन जी के साथ डिनर करे। हिलियन जी ये बात सुनकर उससे कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम जल्दी आने की कोशिश करेगा और शिलू के साथ डिनर करेगा। सीइंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। सीइंग की ये सारी बातें सुनकर जीजू यहाँ सीइंग से कहता है कि शायद हमारी टाइमिंग ही खराब थी, हम हमारी प्यार की लाइफ में बहुत देर से आए, इसीलिए हमें हमारा प्यार नहीं मिल पाया। जीजू की ये बात सुनकर सीइंग उसे कहती है कि टाइमिंग की बात नहीं है, अगर हम पहले ही उनकी लाइफ में आ भी जाते तब भी हिलियन जी या फेंग युआन में से कोई भी हमें नहीं देखता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। सीइंग या जीजू से कहती है कि मैं हिलियन जी को पहले बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने हिलियन जी को फेंग युआन के साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी फीलिंग्स गलत है, इसलिए मैं वहीं पर रुक गई। जीजू या सीइंग का मूड ठीक करने के लिए सीइंग को मारते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, तुम्हें हिलियन जी से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो सीइंग भी जीजू को मारते हुए उसे कहती है कि तुम्हें भी फेंग युआन से अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। ये दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। सीइंग या जीजू से कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की आंखें ठीक कर सकती हूँ। ये बात सुनकर जीजू हैरान हो जाता है, उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे फादर की आंखें ठीक कर सकती हो। तो सीइंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये बात सुनकर जीजू से कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। ये बात सुनकर सीइंग उससे कहती है कि वो उसके फादर की आंखें जरूर ठीक करेगी और वैसे भी वो उससे नफरत नहीं करती बल्कि उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। जीजू भी स्माइल करते हुए यहाँ पर सीइंग की फ्रेंडशिप के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों साथ में मिलकर स्नोफॉल एंजॉय करने लगते हैं। और अगले दिन हम यहाँ पर हिलियन जी और फेंग युआन को देखते हैं। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन की हेल्प करता है उसके कपड़े पहनाने में। फेंग युआन या हिलियन जी को परेशान होता हुआ देखकर हिलियन जी से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, उसका जख्म भर रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारा और फेंग इन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे ब्रेक करना होगा, तभी मैं फेंग इन को मार सकता हूँ। यहाँ पर फेंग युआन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसे पूछती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मेरा और फेंग इन का बॉन्ड आखिर बना कैसे, क्योंकि मैं तो लिंचुआन सिटी से बिलोंग भी नहीं करती, तो अगर मेरा खून लियांली ट्री के हार्ट के ऊपर पड़ा भी तो वो कैसे एक्टिवेट हो गया, और मेरा और लियांली ट्री का बॉन्ड भी नहीं बना था पहले। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को याद दिलाता है कि किस तरह उसने एक बार लियांली ट्री को प्रोटेक्ट किया था, शायद उसी की वजह से उसका और लियांली ट्री का आपस में बॉन्ड बन गया था, और जब उसका खून लियांली ट्री के हार्ट के ऊपर पड़ा तो वो हार्ट एक्टिवेट हो गया, लेकिन उस हार्ट पर पहले से ही फेंग इन का खून पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से न सिर्फ उसका और लियांली ट्री का बल्कि फेंग इन का साथ में एक बॉन्ड बन गया। यही वजह है कि जब फेंग इन को चोट लगती है तो इसका असर फेंग युआन के ऊपर भी होता है। यहाँ पर हिलियन से फेंग युआन को ये भी बताता है कि फेंग युआन ने लियांली ट्री को
जान एक बार बचाई थी। यही वजह है कि लियांली ट्री ने भी फेंग युआन की जान बचाई थी। जब फेंग युआन ने लियांली ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए अपने खुद की जान दी थी हिलियन की जान बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी फेंग युआन नहीं मरी थी। और इसलिए क्योंकि लियांली ट्री खुद फेंग युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था। फेंग युआन यहाँ आप सब कुछ समझ चुकी थी। इसी वक्त सींग यहाँ पर दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर आती है फेंग युआन की पट्टी बदलने के लिए। हिलियन जी वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन यहाँ पर आकर बैठ जाती है और अपने कपड़े थोड़े से नीचे करती है ताकि सींग उसकी ड्रेसिंग कर पाए। सींग या फेंग युआन की ड्रेसिंग करते हुए देखती है कि उसके पीठ पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मों के निशान है। ये सारे निशान देखकर सींग समझ जाती है कि फेंग युआन की जिंदगी आसान नहीं थी। इसी बीच यहाँ पर हम जीजू को देखते हैं जो कि शीलू को लेकर फेंग युआन के कमरे की तरफ आ रहा था। जीजू यहाँ शीलू से कहता है कि अगर तुम अपने आंट यानी कि फेंग युआन की फिक्र करती हो तो ये बात तुम फेंग युआन से कहना। फेंग युआन ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। शीलू इसके लिए मान जाती है। जीजू यहाँ पर नॉक करता है और अंदर चला आता है शीलू के साथ। शीलू यहाँ भागकर फेंग युआन के पास आती है और उसकी चोट पर फूंक मारने लगती है, जिसको देखकर फेंग युआन स्माइल करने लगती है और उसे कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जीजू वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सींग फेंग युआन और शीलू की बॉन्डिंग को देखकर उसे ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि वो शीलू को बताए कि वो उसके असल माँ नहीं है बल्कि फेंग युआन उसकी रियल मदर है। ये बात सींग या शीलू को बताने जाने ही वाली होती है, मगर फेंग युआन उसे रोकती है और उसे इशारा करती है कि अब सही वक्त नहीं है। सींग इसके लिए पहले तो नहीं मानती, लेकिन फेंग युआन इंसिस्ट करने पर सींग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। और बाहर हम यहाँ पर हिलियन जी और जीजू को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हिलियन जी यहाँ जीजू को बताता है कि किस तरह फेंग युआन और फेंगिन का आपस में बॉन्ड बन चुका है, जिसकी वजह से आप वो फेंगिन को नहीं मार सकते। ये बात सुनकर जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि हमें किसी भी तरीके से फेंगिन का बॉन्ड निकालना होगा ताकि हम जल्दी से फेंगिन को खत्म कर पाए। लेकिन हिलियन जी यहाँ जीजू को रोकता है और कहता है कि हमें इसके लिए फेंग युआन के ठीक होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि फेंग युआन और फेंगिन के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने से फेंग युआन के ऊपर क्या असर हो सकता है। इसीलिए हमें फेंग युआन को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाना होगा। जीजू को यहाँ पर खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो हिलियन जी की मदद नहीं कर पा रहा था। तो हिलियन जी उसे कहता है कि वो शीलू का ख्याल रख रहा है सींग के साथ, वही उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। हिलियन जी यहाँ जीजू को थैंक यू कहता है शीलू का ख्याल रखने के लिए। तो जीजू से कहता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह ही है। हिलियन जी को यहाँ पर कुछ याद आता है और वो जीजू से कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये कहकर वो उस हेयरपिन का स्केच जीजू को देता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इस हेयरपिन का पता लगा पाओगे। जीजू उसके लिए मान जाता है और उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, उस हेयरपिन के बारे में जरूर पता लगाएगा। इसी वक्त यहाँ पर फैंकिंग आता है। फैंकिंग यहाँ पर हिलियन जी और जीजू को थैंक यू कहने के लिए आया था, उसकी जान बचाने के लिए। तो हिलियन जी से कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी तो शीलू की हेल्प की थी पहले। यहाँ पर फैंकिंग की नजर उसी स्केच पर पड़ती है जो कि जीजू के हाथ पे था। फैंकिंग इस स्केच को गौर से देखने लगता है और इन दोनों को बताता है कि उसे लगता है कि उसने इस हेयरपिन को कहीं पर देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस हेयरपिन को कहाँ पर देखा है। हिलियन जी से कहता है कि तुमने देखा है तो इसका मतलब ये है कि तुमने जरूर इसको पेरिस में देखा होगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंगिन को देखते हैं जो कि पेरिस में था। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि फेंगिन अजीब बिहेव कर रहा था। वो बिल्कुल ही लड़की की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ तक कि उसने मेकअप भी लगा रखा था अपने चेहरे पर। हुआ यहाँ पर आती है फेंगिन को चाय देने के लिए। हुआ यहाँ पर फेंगिन के चेहरे पर मेकअप देखकर उसे कहती है कि तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम अभी बिल्कुल अपनी बहन की तरह दिख रहे हो, फेंग युआन की तरह। ये बात सुनकर फेंगिन को गुस्सा नहीं आता, बस उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। हुआ यहाँ से जाने वाली होती है मगर रुक जाती है और कहती है कि पेरिस के मिनिस्टर बेवकूफ नहीं है, वो जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ का राजा यानी कि फेंगिन क्यों गायब हो चुका है। उनको शक जरूर होगा, इसीलिए वो फेंगिन को सजेस्ट करती है कि वो उन्हें एक्सप्लेनेशन दे। फेंगिन इसके लिए मान जाता है और हुआ उससे जाने से पहले बस इतना कहती है कि इतना ध्यान रखना कि अगर तुम यहाँ के राजा बन जाओगे तो मुझे अपनी रानी जरूर बनाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फेंगिन यहाँ पर सभी मिनिस्टर के सामने आया हुआ था और उनसे कहता है कि आज से वही राजा बनेगा, लेकिन कुछ मिनिस्टर उसके खिलाफ हो जाते हैं तो फेंगिन उन्हें वहीं पर मार डालता है। ये देखकर सभी मिनिस्टर डर जाते हैं और फेंगिन के सामने झुककर उसे अपना राजा मानने लगते हैं। किंगसेंग यहाँ पर हिलियन जी और फेंग युआन के पास आती है और उन्हें बताती है कि किस तरह फेंगिन ने पेरिस को अपने कब्जे में कर रखा है और उन्हें ये भी बताती है कि किस तरह जिस मिनिस्टर ने उसकी बात नहीं मानी फेंगिन ने उन्हें वहीं पर मार डाला है। हिलियन जी और फेंग युआन दोनों भी ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो फेंगिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को संभालता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।